हेलो फ्रेंड्स, जैसे कल हमने देखा था एनसीईआरटी क्लास 6 जो अपना चल रहा है, इसमें चैप्टर 1 हमने कल कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 2 को देखेंगे जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखा। यानी कि इस चैप्टर में ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी हमारी गोलाकार नहीं है, ये चपटी है। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव में ये चपटी है, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब जो है विभिन्न आकार या प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब और छोटे ग्लोब। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी घूम रही है, ग्लोब भी इस प्रकार बनाए गए हैं कि वह भी एक अपने अक्ष पर या अपने ध्रुवों पर ये घूम सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं आपको ये अक्ष, जो इन पर ये आसानी से घूम सकते हैं। इस अक्ष को उत्तरी ध्रुव कहते हैं हम, जो कि पृथ्वी पर नहीं है, ये काल्पनिक बनाए हुए हैं ग्लोब के लिए। इसको हम कहते हैं दक्षिण अक्ष। ग्लोब पर हम देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखा सकते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर स्थित बिंदु का वर्णन करना कठिन है। इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींचे हुए हैं। इन्हीं रेखाओं को हम उत्तर से दक्षिण में जो खींचे हैं उन्हें देशांतर, तथा पूरब से पश्चिम में जो हमने खींची हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हम देखेंगे कि ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर दो सुइयां होती हैं, जिसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। यानी पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व, उसी तरह ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। अभी हम ग्लोब पर देखेंगे तो ये जो ग्लोब पर हैं दो अक्ष, ये जो सुई है, एक ये सुई है और ये, इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसमें ये जो सुई है ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी पर हमने खींची हुई है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं विषुवत वृत्त। ये जो इस काल्पनिक रेखा को हम विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ऐसे ये पृथ्वी है, इसके ये एक काल्पनिक रेखा खींची हुई है जिसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त। इसके उत्तर में स्थित ये वाला भाग जो है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और ये नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के भाग हैं, आधे आधे। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये जो है विषुवत वृत्त ऐसे इसके पीछे से भी गुजर के ये एक वृत्त के रूप में ये वृत्त बनाते हैं सभी ऐसी, जो इन्हीं को हम विषुवत रेखाएं कहते हैं। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जैसे हम देखें ये विषुवत वृत्त जो है यहाँ पर, इस पे विषुवत वृत्त है। इसके बाद जो जितनी भी रेखाएं काल्पनिक खींची हुई हैं ये वृत्त ही होते हैं, जो इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसको हम अंश में, अक्षांश रेखाओं को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश जो अक्षांश को दर्शाती है। ये जो विषुवत वृत्त है ये 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश है। इसके बाद हम यहाँ से 1 2 3 ऐसे शुरू करते हैं। पृथ्वी पर 180 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं विषुवत रेखा के बाद। यानी कि यहाँ ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर ये 90 इधर हैं काल्पनिक रेखाएं और 90 रेखाएं इधर हैं, जिसमें कि जो ध्रुव पे जाकर यहाँ पर जो काल्पनिक रेखा होती है वो बिल्कुल बिंदु की तरह है, इसलिए हम इन दो को नहीं जोड़ते हैं। तो इन 180 में से जब हम 2 को माइनस कर देंगे तो ये 179 हो जाता है, जो कि विषुवत रेखा है। यानी कि पृथ्वी पर 179 विषुवत रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी पर जो है 179 विषुवत रेखाएं हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को
उत्तरी अक्षांश कहते हैं। जो विषुवत रेखा के उत्तर की रेखाएं हैं, जो ऊपर की रेखाएं हैं विषुवत के, इसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, तथा दक्षिण में जो स्थित है इसको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षांश के व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हम जानेंगे, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में दक्षिण अमेरिका में बेको हॉरिजॉन्ट जो है दोनों एक ही अक्षांश 20 अक्षांश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर जो है विषुवत वृत्त के 20 अक्षांश उत्तर में है एवं बेलो जो है विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार हम अक्षांश के साथ साथ उसकी दिशा का भी जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी भी बिंदु पर पहुंचने की स्थिति में नहीं होंगे। अब हम महत्वपूर्ण अक्षांश जो हैं कुछ उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि ये 0 डिग्री अक्षांश तो पता है, ये विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश है। विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं, ये जो है विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो हम ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिलेगा, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मिलेगा, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण अक्षांश हैं हमारे, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा के नाम से जानते हैं और विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, जैसे लिखा है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव और विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव का वृत्त बना हुआ है। जैसे ये देखेंगे हम इसमें ऊपर चित्र में दिखाया, जैसे ये रहा, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा थी, इसके बाद ये 23.5 डिग्री मकर रेखा थी दक्षिण में, उसके बाद ये 66.5 डिग्री जो है इसको हम कहते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त, ऊपर भी है उत्तर ध्रुव वृत्त, और ये कर्क रेखा है, ये 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव है, उत्तर वृत्त ध्रुव है। पृथ्वी के ताप कटबंध को हम इन्हीं रेखाओं के अनुसार बांटते हैं। पृथ्वी के जो ताप कटबंध हैं, जैसे पृथ्वी पर 3 तरह के ताप कटबंध पाए जाते हैं, जैसे उष्ण कटबंध, शीतोष्ण कटबंध, उसके बाद ये शीत कटबंध। तो इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हम इस कटबंध को बांट सकते हैं। जैसे देखें, हम कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के जो अक्षांश हैं, सूर्य उन पर वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है सूर्य के द्वारा। इसे उष्ण कटबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद जो है किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ऐसे ये जो पृथ्वी गोल है, तो इस प्रकार से जैसे ये यहाँ कर्क रेखा के ऊपर ये जो पृथ्वी गोल है, तो सूर्य की किरण यहाँ सीधी नहीं पड़ती हैं, उनकी तिरछी पड़ती हैं। तो इस तरह यहाँ पे थोड़ी कम ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे ये दिखाया गया है चित्र में इस प्रकार। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा और ध्रुव, दक्षिण मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण कटबंध कहलाता है। उसी प्रकार इसके बाद जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध ध्रुव वृत्त के दक्षिण ध्रुव में बीच के क्षेत्र जो है ठंड बहुत पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। यहाँ पर बिल्कुल भी थोड़ी बहुत ना के बराबर धूप पड़ती है, इसलिए यहाँ पे वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए इसको शीत कटबंध कहते हैं। अब इसके बाद ये अक्षांश रेखाओं की बात हो गई, जो कि पृथ्वी में पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ फैली हुई हैं। उसके बाद हमारी देशांतर रेखाएं आती हैं, जो कि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत हैं, जिन्हें हम रेखाएं कहते हैं। ये जो ऊपर आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये देशांतर रेखाएं इनको हम कहते हैं, जो कि देशांतर रेखाएं 0 डिग्री रेखा से पूरब में जाएंगे तो 180, और अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो 180, यानी कि 360 जो है देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक खींची गई हैं। किसी स्थिति को बताने के लिए स्थान की अन्य जानकारी का होना भी आवश्यक होता है। जैसे अक्षांश रेखाओं के अतिरिक्त हमें देशांतर रेखाओं की भी ज़रूरत पड़ती है, तभी हम किसी स्थान की स्थिति को आसानी से बता सकते हैं।
ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यानी कि जो ये देशांतर रेखाएं हैं, जैसे जैसे हम यहाँ से चलते हैं ऐसे, तो ये ध्रुवों पे जाकर इसकी ये विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा पर इसकी जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो इसकी दूरी कम होती चली जाती है और ध्रुव पर जाकर बिल्कुल शून्य हो जाती है। ध्रुव पर शून्य हो जाता तथा ये जो देशांतरी यामोत्तर आपस में ध्रुवों पर मिल जाती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामात्रों की लंबाई समान होती है। यानी जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी सभी की लंबाई है बिल्कुल समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई या वृत्त जो हैं वो समान नहीं होते हैं। जब लंबाई समान नहीं होती है इसलिए इन्हें मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जो है, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, वहाँ से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यह यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है। यानी कि जो लंदन के ग्रीनविच शहर में स्थित 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वहाँ से पूर्व में 180 और पश्चिम में 180 रेखाओं को खींचा जाए। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए इसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए और पूरब और पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। जैसे कि ये देखेंगे हम यहाँ, ये 0 डिग्री जो रेखा है इसके बिल्कुल विपरीत जो है 180 पूरब, इधर से 180 पूरब और इधर से 180 पश्चिम रेखा इसके बीच पीछे बिल्कुल खिंची हुई है, जो कि इस 0 के बिल्कुल पीछे है। इस प्रकार 180 पूरब और 180 पश्चिम यानी कि 360 कुल आपकी यामोत्तर या देशांतर रेखाएं हैं पृथ्वी पर जो काल्पनिक खींची गई हैं। उसके बाद इस चार्ट में भी हम आसानी से यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आपकी दिख रही होगी ग्रीनविच रेखा, ये जो है लंदन की, ये यहाँ से निकली हुई है इंग्लैंड से ऐसे। इसके आगे हम चलेंगे, जैसे 1 डिग्री 2 3 4 इस प्रकार अगर हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा हिंद महासागर, जो कि 5.5 डिग्री भारत में, यहाँ पर ये देखिए आप 5 डिग्री के सामने आपका भारत आ रहा, जो कि 5.5 डिग्री इसको हमने औसत मान लिया है। इस औसत को क्यों माना जाता है वो भी आगे हम इसमें चैप्टर में देखेंगे। तो इसमें लिखा होगा, देखिए देशांतर और समय के बारे में इससे देशांतर से हम पता कर सकते हैं। जैसे स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी सूर्य तथा सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, यानी जो 0 डिग्री रेखा से पूरब में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। जैसे हम देखेंगे, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से भी की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय होगा 15 गुणा 60 बराबर 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ 11 बज रहे होंगे सुबह के। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 देशांतर पर मध्यरात्रि होगी। अब हम देखेंगे कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। जैसे हमने अपने भारत का मानक समय माना हुआ है, वो मानक समय हमें क्यों मानना पड़ता है देखेंगे। अलग अलग यामोत्तर पर जो है स्थित स्थानों के समय में अंतर होता है।
इसके लिए उदाहरण के लिए हम समझेंगे, जैसे बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ी समय सारणी तैयार करना कठिन हो जाएगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस प्रकार हम पूरे देश का समय आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। इस यामोत्तर रेखा को स्थानीय समय को पूरे देश के मानक समय में माना जा सकता है। भारत में जो है 82.5 डिग्री पूरब को मानक यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूरब जो देशांतर रेखा है उससे माना जाता है, जो कि ये देख रहे हैं आप चित्र में, यहाँ से गुजरी हुई है। ये चित्र में आप देख रहे हैं जो 82.5 डिग्री यहाँ से गुजरी हुई। भारत जो है ग्रीनविच के पूरब 82.5 स्थित है तथा यह यहाँ समय का ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जैसे रूस बहुत बड़ा देश है तो उसका देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए उस देश में एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ये लिखा है, देखो रूस, जिसमें 11 मानक समयों को अपनाएगा। यानी कि रूस में जो है 11 मानक समय हैं, सबसे ज़्यादा रूस में मानक समय हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, एक एक घंटे के। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। यानी एक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर को घेरता है। और पृथ्वी पर 24 समय क्षेत्र हैं, यानी पृथ्वी पर टोटल जो है मानक वो 24 हैं। तो इसमें यहीं तक था। इसके बाद ये अभ्यास वगैरह है। इस चैप्टर में इतना ही है। चैप्टर 2 में हमने देखा आज, इसमें चैप्टर 2 में इतना ही दिया हुआ है। NCERT की बुक जो है जिस चैप्टर 2 का नाम था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आज हमने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को जाना। कल हम चैप्टर 3 को देखेंगे, क्लास 6 की NCERT बुक। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको कल एक और नई क्लास में शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे हमारी क्लास डेली होगी आपके लिए, जो कि BPSC 4.0, आपका जो BPSC 4.0 है उसके लिए प्राइमरी के लिए एक क्लास है केवल। इस क्लास को केवल प्राइमरी के लोग ही देखें, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी के लिए ही बनाई जा रही है, ध्यान में रखते हुए। तो प्राइमरी के लोग इस क्लास को देखें, BPSC 4.0। तो मिलते हैं आपको एक और नई कल क्लास में जिस चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।